खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ हो मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने। मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996 इसको एज अ डिसऑर्डर माना गया था। और इसको आज के दिन 2025 के अंदर देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द नॉन केमिकल एडिक्शंस। मतलब कि एडिक्शन का जो डिजीज़ कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव एंड फेटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, ये इसी पे बैठता है। बस जो कमी है वो किसी सब्सटेंस की कमी है। When we talk about gambling disorder, हमें लगता है कि it's just about money, but it's not. हमारा जो ब्रेन है वो रिवॉर्ड को परसीव करने लगता है। और एक और जो बहुत कॉमन मिथ है, हम कहेंगे कि लोगों को लगता है कि एक्साइटमेंट तब क्रिएट होती है जब आप विन करते हो, बट दैट्स नॉट द केस इन गैम्बलिंग डिसऑर्डर। जब पर्सन जो है वो गैम्बलिंग की तरफ इंडल्ज होता है तो सबसे पहले उसके अंदर शेम, गिल्ट और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे जॉब का स्ट्रेस भी हो सकता है। इट इज़ नॉट अबाउट कोई मॉरल फेलियर या फिर आपका जो विल पावर है वीक, उसकी वजह से जो है नहीं होती, जो कि नॉर्मल परसेप्शन है कि किसी के विल पावर वीक है तो वो इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा या फिर मॉरली जो है उसके मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। आज के प्रोग्राम में सबका वेलकम। आज मंडे का दिन एंड मंडे के दिन जो हम यू आस्क्ड फॉर इट शो करते हैं, इसमें साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स को जैसे कह लें कि ईची बीची करके डिस्कस करते हैं, जिसमें उनकी डेफिनेशंस, उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, मूड पे कैसे असरअंदाज करते हैं, सोचों पे कैसे असरअंदाज करते हैं, उसके पीछे उसकी बायोकेमिस्ट्री, न्यूरोबायोलॉजी और आखिर पे उसकी ट्रीटमेंट के जो मॉड्यूल्स हैं, मतलब कि लाइफस्टाइल के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन आती है, उसके अंदर ट्रीटमेंट जो मेडिकेशन है वो क्या होती है, थेरेपीज़ क्या क्या इस्तेमाल की जा सकती हैं, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह आज के दिन जो हम लेके आए हैं टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज़ अबाउट गैम्बलिंग डिसऑर्डर। गैम्बलिंग डिसऑर्डर को फर्स्ट कह लें कि 1996 के अंदर एज ए एस्टेब्लिश्ड डिसऑर्डर डायग्नोज किया गया था और DSM-4 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इसको इंक्लूड किया गया था। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एडिक्शंस जो किसी साइकाइट्रिक बुक, टेक्स्ट बुक के अंदर इंक्लूड की गई थी एज अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर। तो बात आगाज़ करने से पहले, अपना शो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता जाऊँ कि हमारा शो फ्रॉम 7 PM to 8 PM लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है
पाकिस्तान के तीनों बड़े शहरों से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। डेज़ जो डिवाइडेड हैं वो कुछ इस तरह हैं कि सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 4 दिन लाहौर जो विलिंग वेज सेंटर है उसके लिए डेडिकेटेड हैं। वेडनेसडेज़ को इस्लामाबाद टीम एंड थर्सडेज़ एंड फ्राइडेज़ को कराची, नाज़िमाबाद एंड कराची क्लिफ्टन टीम्स टेक ओवर करती हैं और उनके प्रोफेशनल्स अपना शो करते हैं और अपने व्यूअर्स को किसी न किसी टॉपिक के साथ आगाह करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1996 इसको एज अ डिसऑर्डर माना गया था और इसको आज के दिन 2025 के अंदर देखा जाए तो इट इज़ वन ऑफ द नॉन केमिकल एडिक्शंस। मतलब कि एडिक्शन का जो डिजीज़ कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव एंड फेटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, ये इसी पे बैठता है। बस जो कमी है वो किसी सब्सटेंस की कमी है कि विदाउट द सब्सटेंस उसी तरह रिवॉर्ड पाथवेज हाईजैक हो जाते हैं। वही चेंजेस पेशेंट के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो एपिडेमियोलॉजी है, मतलब कि कौन बंदे इससे असरअंदाज होते हैं, वो इस तरह है कि जहाँ पे अब 2025 है तो इंटरनेट का एक्सेस सबके पास है और जो बेटिंग और गैम्बलिंग है ये सिर्फ कसिनो तक महदूद नहीं रह गई, बल्कि सिंपल एक ऑनलाइन कह लें कनेक्शन के साथ बेटिंग चल रही होती है। कोई मैच चल रहा हो, कोई फुटबॉल मैच चल रहा हो, कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो, कोई और भी अ, कोई भी इवेंट चल रहा हो, उसके ऊपर बेटिंग इट इज़ अ नॉर्म कि बंदा किसी भी पॉइंट पे किसी भी ज़रिए से बेटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। और ये कैसे एक रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएट करती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही है कि कोई भी डिसऑर्डर जब आता है इट इज़ अ डिसऑर्डर, मतलब कि जो WHO की डेफिनेशन है हेल्थ की, उसके अंदर हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इट इज़ अ कंप्लीट बैलेंस बिटवीन बायोलॉजी मतलब कि फ़िज़िकल, मेंटल मतलब कि साइकोलॉजी, और इसके साथ साथ सोशल एंड स्पिरिचुअल मतलब के मामलात दूसरों के साथ, ताल्लुकात दूसरों के साथ और ताल्लुकात अपने साथ, ये चारों डोमेन्स के अंदर रहते हुए हेल्थ डिफ़ाइन की जाती है। अगर किसी भी एस्पेक्ट के अंदर कोई ख़राबी आती है तो उसको डिसऑर्डर माना जाता है। तो गैम्बलिंग की वजह से अगर कोई भी एस्पेक्ट कह लें कि ख़राब हो रहा है, डिसऑर्डर के अंदर आ रहा है, तो उसको गैम्बलिंग डिसऑर्डर के साथ कह लें डिफ़ाइन किया जाता है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं इसकी कॉग्निशन से। इसका जो गैम्बलिंग का है अफेक्ट ऑन आवर कॉग्निशन, मतलब कि सोचों पे, और जो हमारी सॉफ्टवेयर है मतलब कि हमारे ब्रेन का जो सोचें आती हैं वो कैसे असरअंदाज होती हैं, किस तरह एक मरीज़ जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर मुब्तला हो जाता है तो उसकी सोचों के अंदर, उसकी कॉग्निशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जब वो गैम्बलिंग कर रहा होता है, जब वो गैम्बलिंग के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, जो अपनी डेली लाइफ भी मेंटेन कर रहा होता है, तो उसके अंदर क्या क्या उसको सोचें आ रही होती हैं, किस तरह उनके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करता है। तो ये मैं सवाल करता हूँ अपने गेस्ट मिस अनुषा से कि मिस अनुषा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें हमारी ऑडियंस को कि ये किस तरह एक गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट अपनी सोचों पे काम करता है और क्या वो मोस्ट कॉमन सोचें हैं, थॉट्स हैं जो उसको आती हैं। जी। जी। व्हेन वी टॉक अबाउट गैम्बलिंग डिसऑर्डर हमें लगता है कि इट्स जस्ट अबाउट मनी, बट इट्स नॉट। हमारा जो ब्रेन है वो रिवॉर्ड को परसीव करने लगता है। और एक और जो बहुत कॉमन मिथ है, हम कहेंगे कि लोगों को लगता है कि एक्साइटमेंट तब क्रिएट होती है जब आप विन करते हो, बट दैट्स नॉट द केस इन गैम्बलिंग डिसऑर्डर। जब आप विन करते हो तब नहीं एक्साइटमेंट होती, लेकिन जस्ट द एंटिसिपेशन ऑफ विनिंग, तभी डोपामीन रिलीज होना सही। शुरू हो जाता है। कि आपको जब लग रहा है ना कि आप जीतने लगे हो, तो डोपामीन रिलीज़ तो तभी हो जाता है। लेकिन लोगों को लगता है कि डोपामीन तब रिलीज़ होता है जब हम जीत जाते हैं। तो ये एक चीज़ आ जाती है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगी वो होगा प्रोबेबिलिटी निगलेक्ट। सही। इसके अंदर ये जो फिनोमेना है ना, इसके अंदर जब हमारे इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं, तो जो नॉलेज होती है या जो फैक्ट होता है वो पुश असाइड हो जाता है।
सो जब इन एनी केस जहाँ पे भी आपके इमोशंस टेक ओवर कर लेते हैं, वहाँ पे जो फैक्ट वाली बेस्ड बात होती है वो इतनी मैटर नहीं करती। हुँ, फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है नियर मिस इफेक्ट। इस इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि नियर मिस इफेक्ट मतलब नाम से काफ़ी एक्सप्लेनेटरी है कि जब आप यूर क्लोज टू विनिंग, हुँ, लाइक आप 1 नंबर चाहिए आपको या 2 नंबर चाहिए टू विन, ठीक है, ये नियर मिस इफेक्ट है। लेकिन अगर आप नहीं जीतते एंड यू लूज़, तो हमारा ब्रेन उसको एज़ अ लॉस नहीं परसीव करता। हुँ, हमारा ब्रेन उसको एज़ अ प्रोग्रेस परसीव करता है कि यार सिर्फ़ 1 नंबर ही तो चाहिए था या हुँ, 2 नंबर ही तो चाहिए थे, तो मैं जीत जाता। ये वाली चीज़ आ जाती है बिल्कुल। नियर मिस इफेक्ट के अंदर। फिर तीसरी चीज़ हमारी आ जाती है हॉट हैंड बिलीफ। ये 3 हुँ, फिनोमेनास हैं जो मेजरली देखे जाते हैं गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर। हॉट हैंड बिलीफ के अंदर ये होता है कि जब एक स्ट्रीक बन जाती है ना आपकी जीतने की, कि आप बार-बार जीत रहे हो, एक दफ़ा जीते, दूसरी दफ़ा जीते, फिर तीसरी दफ़ा अगर लॉस आ गया है, लेकिन आपको जब इस फिनोमेना से आपका ब्रेन ऑपरेट कर रहा होता है, तो अब रियलाइज़ेशन नहीं क्रिएट होती कि अच्छा अब मैं थर्ड टाइम हार गया हूँ, तो मैं फोर्थ टाइम भी हुँ, हार जाऊँगा। उसको लगता है कि मेरी एक स्ट्रीक क्रिएट हो गई है। सो वो चांस पे ज़्यादा बिलीव करता है इंस्टेड ऑफ देयर स्किल। तो हुँ, दे स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम द चांस दैट दे हैव। इसके अंदर हमारी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले इस तरह करती है कि जो विन्स होती है ना, हमारा ब्रेन उसको बहुत विविडली याद रखता है। बट जो लॉसेस होते हैं, चाहे 1 हो या 2 या ज़्यादा हो, उसको नहीं उस तरह मिनिमाइज़ कर देता, मतलब हमारा ब्रेन लॉसेस को, और 1 या जो 2 विन्स हैं उसको बहुत विविडली रिमेंबर करता है। हुँ, तो ये वाली 3 फिनोमेनाज़ आ जाते हैं आपका जब ब्रेन का रिवॉर्ड पाथवे जो गैम्बलिंग हाईजैक करती है। तो एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि गैम्बलिंग डज़ नॉट कम्स फ्रॉम ग्रीड, इट्स लाइक अ फिनोमेना जिससे जो हमारा ब्रेन चूज़ करता है टू चेज़ रिलीफ फ्रॉम डिफरेंट इमोशंस। हुँ, मतलब कोई बोर्डम से ऑपरेट कर रहा होगा, कोई लोनलीनेस से ऑपरेट कर रहा होगा, कुड बी एनीथिंग। सो हमारे एक डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज़्म्स बन जाते हैं। जिस तरह हम ड्रग एडिक्शन के अंदर भी ये बात करते हैं कि एक जो एडिक्ट है वो एडिक्ट तभी बनता है जब उसकी डिपेंडेंस ड्रग्स के ऊपर हो जाती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि वो अपने पेनफुल इमोशन से ऑपरेट नहीं हुँ, करना चाह रहा होता। तो इसी तरह जब हम गैम्बलिंग डिसऑर्डर की भी बात करते हैं, देखिए ना, ये भी तो एक एडिक्शन ही है। हुँ, एडिक्शन इज़ नॉट ओनली अबाउट ड्रग्स। तो ये भी एक एडिक्शन है। तो जब गैम्बलिंग के अंदर भी एनी ह्यूमन दैट डिसाइड्स टू गो टुवर्ड्स गैम्बलिंग, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट अवे और डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम इमोशंस दे डोंट वांट टू ऑपरेट फ्रॉम। तो सही। ये 3 मेजर फिनोमेनाज आपके हाईजैक करते हैं गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर, जिसकी मैंने बात की है। पहला हमारा प्रोबेबिलिटी नेगलेक्ट है, दूसरा हमारा नियर मिस इफेक्ट है, और तीसरा हमारा हॉट हैंड। हुँ, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सही। जाती हैं। मतलब कि गैम्बलिंग चाहे वो पोकर में हो, चाहे वो कार्ड्स में हो, चाहे वो किसी क्रिकेट मैच में या कह लें फुटबॉल मैच में हो, सब हुँ, में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अगर बिल्कुल। कोई पेशेंट, अगर कोई गैम्बलिंग डिसऑर्डर का बंदा है, पर्सन है, हुँ, तो उसके अंदर सेम इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अगर वो देख रहा होगा कि अच्छा मैं 1 पॉइंट से रह गया था, तो हाँ, नेक्स्ट टाइम इज़ द लास्ट वन। इस हाँ, बार मैं कर लूँगा, मैं रिकवर कर लूँगा। हाँ, जो भी मतलब लॉस है मेरा, मैं उसको रिकवर कर पाऊँगा। मतलब ये थॉट्स उसके अंदर चल रही वो होती लॉस हैं। फ़ील ही नहीं करता ना। वो हुँ, कहते हैं कि बस एक ही तो रह गया था, तो वो कहते हैं कि मैं अब इसको कवर कर लूँगा। मतलब लॉस वाली फ़ीलिंग होती नहीं है, जो एक यस। नॉर्मल ह्यूमन फ़ील करता है ना, हुँ, कि अच्छा ये चीज़ अब मेरे हाथ से निकल गई है, उसको नहीं लगता कि निकली होती है। वो कहते हुँ, हैं कि अब मैं नेक्स्ट टाइम मैं इसको अचीव कर ही रहूँगा। यस। तो ये वाली चीज़ आ जाती और फिर इसके साथ जो एंटिसिपेटरी डोपामाइन रश आता है, है। वो रिवॉर्ड पाथवे को हाईजैक कर रहा होता है बेसिकली। हुँ, मतलब कि इंस्टेड ऑफ के गैम्बलिंग करके जो सक्सेस आ रही है, उसके अंदर आपको मज़ा आ रहा है या फिर उसके अंदर आपका डोपामाइन स्पाइक जा रही है। इंस्टेड के सिर्फ़ और सिर्फ़ गैम्बलिंग करना उनको वो डोपामाइन स्पाइक दे रही है कि मेबी दिस विल बी वेयर आई विल विन, मेबी दिस विल बी द पॉइंट कि जहाँ पे मैं सब कुछ रिकवर कर लूँगा। तो हुँ, यहाँ से उनका जो रिवॉर्ड पाथवे है वो हाईजैक होना शुरू हो जाता है। हुँ, जस्ट लाइक इन एडिक्शन, इन सब्सटेंस एडिक्शन, जो हुँ, सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, एक टाइम आता है कि वो टॉलरेंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई होती है कि उसका इफ़ेक्ट नहीं आ रहा होता, बिल्कुल। उससे डोपामाइन रश नहीं हो रहा होता। हुँ, जस्ट द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द सेट ड्रग, जो उनकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है कि हुँ, यहाँ पे जाऊँगा, इस बंदे से मिलूँगा, डीलर से लूँगा, हाँ, प्रिपेयर करूँगा, ये सब कुछ सिर्फ़ यही सारा प्रोसेस उनके अंदर वो रश क्रिएट कर रहा होता है। हुँ, सब्सटेंस ऑन इट्स ओन
अपना वो रश ख़त्म कर चुका होता है, उसकी टॉलरेंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई होती है। तो दैट इज़ द सिमिलर, मुझे याद आ रहा था कि जो गैम्बलिंग के अंदर भी देखने को मिलता है कि विन्स और लॉसेस मैटर नहीं कर रहे होते, इट इज़ द एक्ट ऑफ गैम्बलिंग दैट इज़ यस। प्रोड्यूसिंग द रश। एक और चीज़ जो इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह गैम्बलिंग के अंदर इट्स अबाउट मेजरली मनी ना, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये इतने पैसे मैं हार गया हूँ तो अब नेक्स्ट टाइम जीत के मैं वो रिकवर कर लूँगा, तो वो एक रिकवरिंग का फैक्टर आ जाता है कि अच्छा अगर इतने लॉस कर भी दिया तो मैं उतने ज़्यादा वापस अर्न बैक कर लूँगा। तो बिल्कुल। ये वाली चीज़ गैम्बलिंग की वजह से जो लोग बहुत एडिक्ट हो जाते हैं ना, उनको एंटिसिपेशन होती है कि अच्छा अगर लॉस हो भी गया ना तो मैं इसको इसी के थ्रू रिकवर कर लूँ। यस। तो अब हम चलते हैं ऑन द बिहेवियर एस्पेक्ट के, एक तो हो गया कि सोचों पे काफ़ी ख़राबियाँ आ गई गैम्बलिंग की वजह से, क्योंकि रिवॉर्ड पाथवे और डोपामिन स्पाइक्स इम्बैलेंस क्रिएट कर रही थी। लेकिन अब इसकी वजह से जो बिहेवियर्स हैं, जो उनके अमाल हैं, वो क्या क्या बिहेव कर रहे हैं, वो किस तरह इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं इस रिवॉर्ड पाथवे की हाईजैकिंग की वजह से, क्या उनके अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। उनका जो फंक्शनल कोलैप्स है बेसिकली, वो किस तरह आहिस्ता-आहिस्ता ख़राबी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो मैं चाहूँगा कि मिस आमना आप थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन कर दें कि ये किस तरह ये बिहेवियर का कोलैप्स और फंक्शनल कोलैप्स आगे देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और दिस इज़ अ वेरी मेजर क्वेश्चन, जिसमें कि गैम्बलर्स जो हैं वो गैम्बलर्स एडिक्शन की जब हम बात करते हैं, डिजीज़ की बात करते हैं, तो इसमें ये होता है कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसान गैम्बलिंग की तरफ जाता है और फिर उसके अंदर इंडल्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगर रिएक्टिविटी की, कि जब पर्सन जो है वो गैम्बलिंग की तरफ इंडल्ज होता है तो सबसे पहले उसके अंदर शेम, गिल्ट और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जैसे जॉब का स्ट्रेस भी हो सकता है, और या फिर कोई स्ट्रेस किसी और चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, घर में किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो ट्रिगर होकर गैम्बलिंग की तरफ जाता है और वो इंस्टेंट जो है वो रिलीफ चाह रहा होता है उस चीज़ से, उस स्ट्रेस से, उन सब चीज़ों से, और दिमाग जो है वो फ़ौरन रिवॉर्ड की तरफ जो है वो चला जाता है। और सेकंड जो हम बात करते हैं वो है रैपिड रिइंफोर्समेंट। जैसे कि आपने पहले मेंशन भी किया कि हम ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा पर्सन जो हैं वो रुझान करते हैं, जिसमें कि फ़ौरन नतीजा निकल आता है और फ़ौरन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ जाते हैं और पर्सन को पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है वो जल्दी जीत जाएगा या क्या होगा, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है वो डिपेंडेंसी, रिलीफ़ डिपेंडेंसी, कि आपको बहुत जल्दी जो है वो उन सब चीज़ों से रिलीफ़ मिलना स्टार्ट हो जाता है। लाइक क्विक फ़िक्स पेशेंट जो है वो पर्सन चाह रहा होता है इस गैम्बलिंग में आकर कि फ़ौरी वो स्ट्रेस से रिलीफ़ मिल जाता है, फ़ौरी उसको जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका, तो जब वो गैम्बलिंग करता है तो उसको थोड़ी देर के लिए रिलीफ़ मिल रहा होता है, आसानी मिल रही होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा होता है कि उसकी ये गैम्बलिंग की जो सिचुएशन होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। लाइक पहले पर्सन जो है वो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा गैम्बलिंग जो है वो हफ़्ते में कर रहा होता है, लेकिन फिर उसका इंटरवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इससे फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके दिन की ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। वो हफ़्ते में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव इम्पेयरमेंट, जिसमें कि उसकी थिंकिंग पैटर्न भी वही बनना स्टार्ट हो जाते हैं कि मैंने कितना जीता, कितना हारा, कितना लाऊँगा, कहाँ से करूँगा, ये सब चीज़ें भी, जैसे कि हम एडिक्शन की डिज़ीज़ में भी देखते हैं कि पर्सन की थिंकिंग जो है वो वही बनना स्टार्ट हो जाती है कि कहाँ से आएगा, कब आएगा, कैसे लाऊँगा। तो गैम्बलर भी जो हैं वो यही करते हैं कि वो उनकी थिंकिंग यही पैटर्न बनना स्टार्ट कर देती है कि कब होगा, कहाँ से कितना जीतूँगा, क्या करूँगा, ये सब चीज़ें फिर आना शुरू हो जाती हैं। और फिर उसके बाद बाउंड्रीज़ वायलेशन होती है कि जिसमें कि वो अपनी बाउंड्रीज़ को ब्रीच करना स्टार्ट कर देते हैं। घर में चोरी करना, इल्ज़ाम लगाना दूसरों पर, बात-बात पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देना, ये सब चीज़ें जो है वो इनके अंदर देखी जाती हैं कि किसी से बात नहीं करते, और अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और द लास्ट और द मेजर फैक्टर जो आता है कि उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उनकी जॉब बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रही होती है, उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं,
और बात बात पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो रहे होते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि इनकी ये डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन होती है। ये डिज़ीज़ जो है वो प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि गैम्बलिंग डिसऑर्डर है। तो हमने इस पे ये देखना है कि पर्सन इज़ वेरी गुड बट उसकी डिज़ीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। तो हमने फैमिलीज़ को ये समझाना होता है कि फैमिली को पर्सन और एडिक्शन को दोनों को डिफरेंस करके जो है वो देखना है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है इसका सही। बिहेवियर। तो इसमें वही बात आ जाती है कि बीमारी तो बीमारी ही होती है। इसमें कोई किरदार की ख़राबी नहीं है, ये गैम्बलिंग डिसऑर्डर जो बात है, इसके मतलब गैम्बलिंग के मतलब अपनी राय रख सकते हैं हम, लेकिन जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर है ये बीमारी है कि एक बीमारी को बीमारी समझना, किरदार की ख़राबी ना समझना, उसका प्रॉपर चैनल से ट्रीटमेंट हासिल करना, ये बुनियाद है कि एक बीमारी को बीमारी समझने की। तो हमने डिस्कस किया कि ना सिर्फ सोचों पे बल्कि बिहेवियर्स के अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर, और वो आहिस्ता आहिस्ता ही क्रीपिन कर रहे होते हैं, जिस तरह रिवॉर्ड पाथवेज हाईजैक की तरफ जा रहे होते हैं। अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ब्रेन के अंदर जो न्यूरोबायोलॉजी है, मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो अफेक्ट हो रहे होते हैं और रिवॉर्ड पाथवे हाईजैक हो रहा होता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सो वेलकम बैक एंड आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। आज के दिन जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट गैम्बलिंग डिसऑर्डर। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर मुब्तला पेशेंट है, उसकी सोचों में, उसके बिहेवियर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, और अब हम समझेंगे कि इसके पीछे जो न्यूरोबायोलॉजी है, जो बायोकेमिस्ट्री है, मतलब कि उसके ब्रेन के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस लेवल पे आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, और जो डायग्नोसिस है गैम्बलिंग डिसऑर्डर का, उसको बनाने के लिए क्या चीज़ें देखी जा रही होती हैं। इसके साथ साथ क्या कोमॉर्बिड्स, मतलब कि कौन सी और डिसऑर्डर्स हैं जो इसके साथ मुंसलिक होते हैं, और थोड़ा सा टच ऑफ द ट्रीटमेंट के अंदर क्या मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती है। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रहमा आप हमें अपने मेडिकल पर्सपेक्टिव से आगाह करें जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर के मुतल्लिक है। जी। डिसऑर्डर जो है वो इट इज़ नॉट अबाउट कोई मॉरल फेलियर या फिर आपका जो विल पावर है वीक, उसकी वजह से जो है नहीं होती, जो कि नॉर्मल परसेप्शन है कि किसी की विल पावर वीक है तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा, या फिर मॉरली जो है उसके मसले हैं तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। इट इज़ एक्चुअली अ न्यूरो एडाप्टिव प्रोसेस है, जिसके अंदर आपके ब्रेन के वेरियस एरियाज़ इन्वॉल्व हैं, ब्रेन के पाथवेज इन्वॉल्व है इन अ सिमिलर वे जिस तरह एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपका जो मीज़ोलिम्बिक रिवॉर्ड पाथवे होता है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और इसको हम कहते हैं एडिक्शन विदाउट सब्सटेंस। तो इसके अंदर होगा ये कि आपके पास जब जो एरियाज़ एडिक्शन के अंदर एक्टिवेट होते हैं, जैसे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है और न्यूक्लियस एक्कम्बेंस के अंदर जाते हैं, तो इसी तरह जो जब एडिक्शन के अंदर सब्सटेंस देते हैं तभी एरियाज़ एक्टिवेट होते हैं और डोपामिन सर्ज आती है। लेकिन गैम्बलिंग के अंदर क्या होता है कि सब्सटेंस तो नहीं प्रेजेंट है, कोई केमिकल तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी होती है वो एक तरह से केमिकल की तरह एक्ट करी होती है, और एंटिसिपेटरी जो इफेक्ट होता है कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये वाला जो अंदर ब्रेन के इफेक्ट होता है, ये जनरेट करता है डोपामिन स्पाइक।
इस स्पाइक की बेसिस पे ही ये पाथवे रन कर रहा होता है और हाईजैकिंग हो जाती है ब्रेन की। यानी जब भी कोई बंदा गैम्बलिंग के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा तो क्या होगा कि जब भी वो बैठेगा उस सेटिंग के अंदर या उस ये सोच भी इवन अगर उसको आएगी कि अब जीतेंगे या नहीं, या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस प्रोसेस के दौरान, तो ये जो एंटिसिपेटरी इफेक्ट होगा कि जीतना है हारना है, ये सारा ये जनरेट करेगा डोपामीन सर्ज ब्रेन के अंदर। और अल्टीमेटली क्या होगा कि उनके ब्रेन एरियाज़ जो है वो लिंक्ड हो जाएंगे कि जब भी ये वाला इफेक्ट आएगा, जिस तरह सब्सटेंस में सब्सटेंस के आने पे रिलीज़ होता है, उस तरह जब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तब उनके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ होगा। और वो इनको ये इफेक्ट देगा कि डोपामिन जो रिलीज़ हो रहा है वो नॉर्मल एक्टिविटी से रिलीज़ नहीं होना, बल्कि जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे सिर्फ उस तरह से रिलीज़ होना है। तो हम कहते हैं कि मीज़ोलिम्बिक जो रिवॉर्ड पाथवे है उसकी हाईजैकिंग हो गई है एक तरह से, यानी रीट्रेन हो गया आपका रिवॉर्ड पाथवे, नॉर्मल रिवॉर्ड्स के बजाय इस चीज़ से मिल रहा है। और इससे इसका ताल्लुक जो है वो जीतने या हारने से नहीं है। इस वजह से अगर कोई जीत भी जाता है तब भी वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, और अगर कोई हार जाता है तब तो बल्कि इंटेंसिफाई हो जाती है वो चीज़। तो इट इज़ नॉट लिंक्ड के वेदर अ पर्सन इज़ विनिंग और नॉट, ये सिर्फ कंसर्न इस चीज़ से है कि वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो डोपामिन पीक उसको मिल रही है जब वो एंटिसिपेशन के अंदर ही वो रिलीज़ हो रहा होता यहाँ है। पे आई गेस ये देखने की ज़रूरत है कि गैम्बलिंग एक डिफरेंट चीज़ है, गैम्बलिंग डिसऑर्डर एक डिफरेंट चीज़ है। जो गैम्बलिंग कर रहे होते हैं हो सकता है कि वो गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर ना मौजूद हो, मतलब कि हर गैम्बलिंग करने वाला गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर मुब्तला नहीं होगा। जो सिंपल सा फैक्ट है, अराउंड 20% ही लोग हैं जो गैम्बलिंग करते हैं डिसऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। जी। डोपामिन जो है वो आपके रिजल्ट्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, आपको वो कंसर्न इस चीज़ से है कि जब खेल रहे हैं तो कितनी एंटिसिपेशन जनरेट हो रही है और क्या आपका मतलब उस एक्टिविटी के दौरान ही रिलीज़ हो जाता है बिफोर इवन विनिंग और लूजिंग, और वही आपको उस दौरान वो दे रहा होता है ड्यूरिंग Yes. इस प्रोसेस के उसी अंदर। वजह से हाँ, वो उसी वजह hijacking से हो वो रही होती है। हाईजैकिंग हो रही है। Yes. एक तो ये चीज़ है। इसी तरह जो सब्सटेंस एडिक्शन होती है उसके अंदर भी क्या होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। इस तरह इसके अंदर भी होता है कि आपका ब्रेन जो है पहले छोटी बेट्स लगेंगी, आप थोड़ा थोड़ा करें उसके अंदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, फिर अल्टीमेटली वो छोटी बेट्स जो है वो आपको उतना ज़्यादा डोपामिन रश नहीं देंगी या इमोशनल हाई नहीं देंगी। तो फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन फ्रीक्वेंट एक तो डिमांड करेगा कि ज़्यादा जो है जल्दी जल्दी उसको वो दिया जाए, उस तरह की एक्टिविटीज़ में फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होगा। दूसरा वो लार्जर बेट्स, मतलब ज़्यादा अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और साथ में रिस्कियर बेट्स भी हो सकती हैं। तो ब्रेन जो है रैपिड ये डिमांड करेगा कि या तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से खेलें या फिर जो है बहुत ज़्यादा स्टेक्स हाई हों, या फिर जो है वो आप रिस्की सिचुएशन क्रिएट हो, इस तरह रिस्की बेट्स आप लगाएं ताकि वो इमोशनल उसको हाई मिले। तो ये ओवर टाइम जो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है और ये डोपामिन का ब्लंटिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। जिस तरह हमने बात की थी सब्सटेंस में कि रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन हो जाती है, जिस तरह उसमें हमने बात की कि आपके उतने डोपामिन रिसेप्टर्स ब्रेन के अंदर होते ही नहीं है कि वो उन पे जाके डोपामिन बाइंड करे और वो इफेक्ट क्रिएट हो, एनर्जी क्रिएट हो। इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा कि डोपामिन का जो इफेक्ट होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा एंड ओवर टाइम ज़्यादा जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगी या ज़्यादा इमोशनल हाई के लिए आपको वो ज़्यादा चीज़ रिक्वायर्ड होगी। तो ये इसलिए मिरर करता है उसके इफेक्ट को कि अर्ली स्टेजेस में क्या होगा कि आपको जो है वो एक्साइटमेंट मिलेगी एंड लेटर ऑन जो है कंपल्शन हो जाएगी। मतलब जिस तरह एडिक्शन में भी होता है कि पहले आपको थोड़ा सा बूस्ट मिला और फिर लेटर ऑन वो आपकी नीड फील होने लग जाती है आपको ब्रेन को। उसके बाद तीसरी चीज़ ये होती है कि जिस तरह एडिक्शन के अंदर आपका लॉजिकल ब्रेन जो है वो बैक सीट पे चला जाता है, इस तरह इसमें भी यही होता है कि हाइपर फंक्शनिंग हो जाएगी आपकी लॉजिकल ब्रेन की, जिसने क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, उससे आपको बताना है मॉरली आपकी वैल्यूज़ के साथ कोई चीज़ अलाइन करती है या नहीं करती है। उसके अलावा उसने आपको बताना होता है कि इम्पल्स ट्रिगर इनहिबिशन यानी वेयर टू स्टॉप, ये काम भी आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का ही होता है। जब उसकी फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी या इनहिबिट हो जाए, इनहिबिशन का लॉस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पेशेंट जो पर्सन होगा वो ज़्यादा उन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और उसको कॉन्सिक्वेंसेस नज़र तो आ रहे होंगे, मतलब नॉलेज होगा उसके पास, इंसाइट होगी कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं और नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा उनको। तो ये जो इंसाइट का लॉस है या फिर कॉन्सिक्वेंसेस देख के भी कंट्रोल का लॉस है, दैट इज़ नॉट के गैर जिम्मेदार है कोई या फिर रेकलेसनेस है उसके बिहेवियर के अंदर, ये ऐसा नहीं है। ये बल्कि ये है कि वो उसके इनहिबिटरी सेंटर्स जो है वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहे हैं कि उसको पता चले कि वेयर टू स्टॉप। तो अल्टीमेटली जो है क्या होगा, फिर वो ज़्यादा जो है इस तरह के पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस करेगा, ज़्यादा बेट्स लगाएगा, ज़्यादा उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको पता हो कि मैंने रुकना है।
फिर भी जो है वो ओवर टाइम, और ये भी होगा कि शॉर्ट टर्म रिलीफ को वो प्रेफर करेगा ओवर लॉन्ग टर्म। जैसे हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग करते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए वही जिस तरह सब्सटेंस यूज़ में होते हैं, इस तरह ही गैम्बलिंग वाले डिसऑर्डर में अगर कोई है तो वो भी यही करेगा कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को प्रेफर करेगा ओवर द लॉन्ग टर्म पेन जो नज़र भी आ रही होगी उसको, लेकिन वो इस तरह से उसको अपने दिमाग में कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा होगा। क्योंकि उनका रिवॉर्ड पाथवे जो हाईजैक हो चुका हुआ है, और डोपामिन रश और जो सिर्फ डोपामिन प्रोड्यूस ही हो रहा है कि उस एक्ट की वजह से, उस गैम्बलिंग के एक्ट की वजह से, तो ये बातें क्रिएट कर रही होती हैं कि उनको लॉन्गर कॉन्सिक्वेंसेस फिर नज़र नहीं आ रहे होते हैं। होता है विच इज़ अ सेंटर जो कि आपका इनकॉपरेट करता है फिजिकल सेंसेशंस को इमोशनल के साथ, तो वो भी इसके अंदर इफेक्ट होता है। और इसका जो मिस अनुषा ने अर्लियर इन द बताया था इसमें सेशन में कि जो आपका नियर मिस इफेक्ट होता है वो यही होता है कि आप समझ रहे होते हैं कि हम जीत गए हैं, मतलब प्रोग्रेस की तरह ही उसको देख रहे होते हैं, चाहे आप नहीं जीते, लेकिन आपको जो फीलिंग आती है वो ये होती है कि नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे। तो आपके ब्रेन, हाँ, कि आपके ब्रेन को जो है ना ऐसा फील होता है कि वो उसको नेगेटिवली या फॉल्सली ऐसे परसीव करता है प्रोग्रेस की तरह, और फिर जब उसको प्रोग्रेस की तरह देखने लग जाते हैं, इसको हम नियर मिस डिस्टॉर्शन कहते हैं, कि एक्चुअली तो आप मिस कर रहे हैं वो चीज़, आपको नहीं मिली विनिंग स्ट्रीक या कुछ भी, लेकिन आप उसको देख ऐसे रहे हैं कि अगली बार जीत जाऊंगा। तो वो फॉल्स सिग्नल्स आपके ब्रेन को सेंड करता है, और फिर ब्रेन उसके ऊपर कैसे एक्ट करेगा कि वो चेजिंग बिहेवियर उसके अंदर आ जाएगा, कि वो दोबारा से वो ये एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देगा। उसके अलावा कंट्रोल वाली फीलिंग भी आपको आती है कि मतलब मैंने इस बार तो ये हो गया, नेक्स्ट टाइम आई विल बी एबल टू कंट्रोल द कॉन्सिक्वेंसेज, या मैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अचीव कर लूँगा, और जो लॉसेस हैं उनको जो है वो रिकवर कर लूँगा। और फिर इस तरह फॉल्स बिलीव भी आ जाता है अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर ही, कि मतलब जो मैं प्लान करूँगा अल्टीमेटली आई विल अचीव दैट। तो ये सारा जो है वो आपके नियर मिस डिस्टॉर्शन और इंसुला की वजह से आ रहा होता है। तो बेसिकली जो ब्रेन के अंदर 4 एरियाज इफेक्ट हो रहे हैं, आपके 4 मैकेनिज्म्स है जो बेसिकली हो रहे हैं। एक जो है वो मीजोलिम्बिक पाथवे जो हाईजैकिंग हो रही है, बेसिकली सिमिलर टू द सब्सटेंस एडिक्शन, कि आपके पास जो रिवॉर्ड है वो लिंक्ड हो जाएगा टू दैट एंटिसिपेटरी इफेक्ट जब आप गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होंगे। फिर टॉलरेंस डेवलप होगी जिसमें ब्लंटिंग हो रही है आपके डोपामिन इफेक्ट की, एंड अल्टीमेटली आपको ज़्यादा हाई स्टेक्स चाहिए होंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उन साइकिल्स के अंदर इन्वॉल्व होना होगा, बैटिंग के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर, ताकि टू गेट दैट हाई। तो दूसरी चीज़ ये हो रही है। तीसरी चीज़ के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की इनहिबिटरी एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो रही है, लॉजिकल रीजनिंग ख़त्म हो रही है, एंड देन आप इम्पल्सिविटी ज़्यादा हो रही है, और यू आर नॉट एबल टू, डिस्पाइट हैविंग द इंसाइट, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर एक्शंस। और लास्टली ये है कि इंसुला जो है वो नियर मिस डिस्टॉर्शन हो रही है, और इंसुला का फंक्शन जो है प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली जो है वो क्या हो रहा है कि दोबारा से चेजिंग बिहेवियर जनरेट हो रहा है, और फॉल्स आपके अंदर बिलीफ आ रहा है कि मैं अचीव कर लूँगा दोबारा जो मेरे लॉसेस हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर फर्दर अगर हम डिस्कस करें कि जो चीज़ें गैम्बलिंग डिसऑर्डर की तरफ, पॉजिटिव फैक्टर्स की तरफ जैसे हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जिस तरह किसी भी साइकाइट्रिक इलनेस के अंदर हम पढ़ते हैं कि जीन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो इस तरह इसमें भी है कि जेनेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर अगर किसी फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है तो चांसेस हैं कि वो ससेप्टेबल है टू गेट इनटू दैट। तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अगर किसी के हैं तो वो जीन्स में आते हैं। दूसरा, कुछ शेयर्ड जीन्स होती हैं कुछ ट्रेट्स की, जैसे इम्पल्सिविटी अगर किसी के अंदर है तो उसके अंदर चांसेस टू गेट इनटू दैट वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह अगर किसी के अंदर रिवॉर्ड सेंसिटिविटी अगर किसी का है, मतलब वो उसका पाथवे ज़्यादा इस चीज़ पे काम करें कि कितना जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा, तो मतलब उस तरह से सेंसिटाइज्ड हैं वो रिवॉर्डिंग बिहेवियर साथ उसका एसोसिएशन है, तो अल्टीमेटली उनके अंदर ज़्यादा ससेप्टेबिलिटी है टू गेट इनटू द गैम्बलिंग डिसऑर्डर। तो इसका ये दो फैक्टर्स ये है कि जीन्स प्रेजेंट तो हैं और वो डेस्टिनी लेकिन डिटर्मिन नहीं कर सकती, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी आपको बता सकती हैं, या फिर अगर किसी सर्कमस्टांसिस के अंदर एक बंदा है तो कितना ज़्यादा वो एक चीज़ में जाने का उसके चांसेस हैं वो बता सकती हैं आपको जीन्स। और फिर इसके अंदर अगर हम देखें कि क्योंकि ये अकेला कभी कभार ऐसा भी है बहुत सारी केसेस के अंदर कि गैम्बलिंग डिसऑर्डर खाली अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कोई और भी इसके साथ कोमॉर्ब्स प्रेजेंट होंगी। जैसा कि हम अगर देखें तो बाइपोलर के अगर किसी के अंदर ट्रेट्स हैं जैसे हाइपोमैनिक स्टेट या मैनिक स्टेट है, तो उसके अंदर मिक्स्ड पिक्चर है, तो उसके अंदर जो है क्योंकि इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज़्यादा होता है, पुअर उसके अंदर भी यही होता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ पुअर डिसीजन मेकिंग आती है, तो उसके अंदर भी यही चांसेस है कि आप टू गेट इनटू गैम्बलिंग डिसऑर्डर। तो उसके साथ एसोसिएशन है कि बाइपोलर ट्रेट्स अगर किसी के अंदर है तो वो इसके अंदर भी जा सकते हैं। इसी तरह ADHD का है कि आप उसके अंदर क्या करते हैं कि अटेंशन डेफिसिट होता है,
आप लोग एक एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते चीज़ों को, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पल्सिविटी के एलिमेंट को इंक्रीज़ करती हैं और ये अल्टीमेटली जो है गैम्बलिंग डिसऑर्डर के साथ भी क्विक एसोसिएटेड है। रिवॉर्ड्स के हाँ। साथ उसको एसोसिएट कर लेते हैं एडीएचडी में स्पेसिफिकली कि एकदम उन्होंने कोई बेट की, उसका उनको उसी वक्त कोई रिस्पांस मिल गया। इन केस ऑफ अ विन दैट वुड बी अ पॉजिटिव रिस्पांस, इन केस ऑफ अ लॉस दैट वुड बी ए कि क्योंकि उनका इंसुलर भी अफेक्ट हुआ है तो उसको नियर मिस लेके और ज़्यादा उसको परसू करना की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कोई कोई बीमारियां, कोई डिसऑर्डर्स? ऑर्डर में अगर कोई है, जैसे अल्कोहल का अगर यूज़ कर रहा है, अगर कोई स्टिमुलेंट्स का यूज़ कर रहा है, तो वो भी इस तरह की चीज़ों को इंक्रीज़ करेंगे, इम्पल्सिविटी, पुअर डिसीजन मेकिंग, डिसइनहिबिशन। पहले ही आपने अभी हमने डिस्कस किया कि हाइपर फंक्शनिंग हुई होती है आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की, तो अल्टीमेटली अगर वो इस तरह के सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी जो है वो इसको प्रमोट करेंगे कि डिसइनहिबिशन का एलिमेंट ज़्यादा हो गया, इम्पल्सिविटी का, तो वो भी गैम्बलिंग डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। इसके अलावा क्लस्टर बी जो पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं वो भी जो है वो, क्योंकि उसके अंदर इमोशनल डिसरेगुलेशन के साथ वो कंसर्न्ड है, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर, तो अल्टीमेटली जो है वो क्या होता है वो भी इसके साथ एसोसिएटेड है कि मतलब इन दोनों को साथ देखा गया है कि ये गैम्बलिंग डिसऑर्डर, ये वाली सारे डिसऑर्डर्स अभी हमने डिस्कस किए तो ये लिंक्ड हैं कि हो भी सकते हैं। और अगर इस केसेस के अंदर अगर कोई कोमॉर्ब है साथ में और फिर हम सिर्फ गैम्बलिंग डिसऑर्डर पे अगर काम करेंगे तो रिलैप्स के रेट्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, चांसेस टू रिलैप्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक चीज़ को ट्रीट कर लें और हम अब दूसरी साथ एसोसिएटेड वाली डिजीज़ को ट्रीट ही ना करें। अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट के गोइंग बैक इनटू दैट पैटर्न इंक्रीज़ हो जाएंगे, जिसको हम रिलैप्स कहते हैं। तो ये इसके साथ एसोसिएशंस आगे। उसके बाद फर्दर डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि कुछ हो सकते हैं कि गैम्बलिंग नॉर्मली रूटीन में करते हो लेकिन वो डिसऑर्डर का ना हो, मतलब उनके अंदर डिसऑर्डर ना हो वो, तो वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इस तरह से कि अगर कोई डिस्ट्रेस को एस्केप करने के लिए गैम्बलिंग में जा रहा है तो वो पैथोलॉजिकल है, कि मतलब अगर वो किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपनी शेम, गिल्ट, कोई भी फीलिंग्स को या फिर फाइनेंशियल लॉसेस को अगर एक दफ़ा हो गए फिर उसके बाद उसको रिकवर करने के लिए उसमें जा रहा है, इस तरह के पैटर्न्स हैं अगर उसके, तो वो पैथोलॉजिकल है। अगर कोई फॉर रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए कर रहा है तो दैट इज़ समथिंग कि वो हम उसको कह सकते हैं कि वो डिसऑर्डर का पार्ट नहीं है, वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व तो है लेकिन डिसऑर्डर नहीं है। डिसऑर्डर वहाँ पे आ जाएगा जब हम कहेंगे कि क्योंकि इट इज़ नॉट डिफाइंड बाय लॉस ऑफ मनी, मतलब मनी तो एक चीज़ है उसके अंदर जो हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉस, लेकिन इट इज़ एक्चुअली लॉस ऑफ कंट्रोल, मतलब आपका कंट्रोल लॉस हो रहा है। हाँ, फंक्शनल लॉसेज आपको हो रहे हैं, डिसफंक्शनैलिटी लाइफ के अंदर आ रही है। अब डिसफंक्शनैलिटी हम किस तरह से डिटर्मिन कर सकते हैं कि कोई डिसऑर्डर में है या नहीं है, या हम इस तरह से डिटर्मिन करेंगे कि अगर उसकी ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं उस दौरान प्रोसेस के। दूसरा, वो अपने लॉसेस को देख ही नहीं पा रहा, मतलब वो सेंस ही नहीं कर रहा, अगर लॉसेस हो भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं कंपनसेट कर लूँगा। फिर अगर किसी को जैसे एक दफ़ा लॉस हुआ है तो उसको गिल्ट या शेम की फीलिंग्स उसके अंदर आई कि मैंने क्यों ऐसे हो गया, उसको एस्केप करने के लिए वो दोबारा से बेट लगा लेगा, उससे बड़ी बेट लगाएगा, तो दैट ऑल्सो शोज़। फिर उसके बाद अगर कोई एक दफ़ा बेट लगा रहे, जैसे अगर कोई गैम्बलिंग में है सिर्फ, तो वो शायद लिमिटेड अमाउंट की बेट लगाएगा, लेकिन अगर कोई डिसऑर्डर में है तो वो हर बार बेट का साइज़ इंक्रीज़ करेगा, जिस तरह हमने टॉलरेंस की बात की, तो ये भी इंडिकेटर है कि हमें पता चलेगा कि कोई गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर है। फिर उसके अलावा इनेबिलिटी टू सेल्फ लिमिट, मतलब कहाँ पे रुकना है, वेयर टू स्टॉप, ये भी उसके अंदर ख़राब होगा। तो उसके अलावा जो है वो आपको हो सकता है कि डिपेंडेंसी हो किसी और पे, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम्प्लीटली, उसको कोई पता ना हो कि इनकम का सोर्स क्या है, या फिर मैं अगर बेट लगा लूँगा इतनी तो इसकी अमाउंट कौन पे करेगा इफ़ आई लूज़। तो ये सारी चीज़ें जो है जो उसके माइंड में नहीं होंगी, तो दैट इंडिकेट्स के उसकी डिसफंक्शनैलिटी आ चुकी है और अब उसका जो रिवॉर्ड पाथवे है वो हाईजैक हो चुका है, और सिर्फ उसको हाई या फिर उसको अच्छा फीलिंग जो है वो सिर्फ बेट लगाने पे ही मिल रही है, और जीतना हारना डजंट मैटर। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं हमें डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, एंड दे टेल अस के कहाँ पे जो है वो पैथोलॉजिकल चीज़ हो गई है और कहाँ पे जो है वो डिसऑर्डर नहीं है और अभी इन ऑर्डर है। इसके अलावा इसके लिए फार्माकोलॉजिकल अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ ड्रग्स हैं जो हेल्प करते हैं, दे आर एडजंक्टिव थेरेपी जिसको हम कहते हैं, कि कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकती लेकिन एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ में या फिर एसोसिएटेड कंडीशंस को डील करने में। जैसे हमने डिस्कस किया कि गैम्बलिंग डिसऑर्डर खाली नहीं होगा, उसके साथ भी एसोसिएटेड कंडीशंस होती हैं, तो उसमें हेल्प कर सकती हैं। साथ में जो इसके साथ एंग्जाइटी एसोसिएटेड होगी उन फीलिंग्स के साथ हेल्प कर सकती है फार्माकोथेरेपी, लेकिन क्यूरेटिव नहीं है, लेकिन वो इंटेंसिटी ऑफ जो आपकी कंपल्शन है ना उसको रिड्यूस कर सकते हैं, डिज़ायर ख़त्म नहीं करेगी। मेडिकेशन का बेसिकली ये काम है। अब मेडिकेशन के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे SSRIs होते हैं वो हम दे सकते हैं, अगर एसोसिएशन है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ तो हम उसको कोप करने के लिए वो दे सकते हैं, और स्पेसिफिकली जो एंग्जाइटी ड्रिवन
गैम्बलिंग है उसके अंदर वो इफेक्टिव हो सकती है, या फिर गिल्ट से जो लोग ऑपरेट करके फिर गैम्बलिंग साइकिल में फंस जाते हैं उनके अंदर इट कैन हेल्प, जो SSRIs होते हैं। और साथ में कोमॉर्ब्स में अगर एंग्जाइटी है किसी को वैसे ही, तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। फिर और यानी ऑब्सेशन का जो पैटर्न है ना, उसके अंदर SSRIs हमें हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ मूड स्टेबलाइजर्स आ सकते हैं। मूड स्टेबलाइजर्स क्या करेंगे, इम्पल्सिविटी का एलिमेंट जो है वो रिड्यूस कर देंगे आपका, और जो आपका बाइपोलर वाले ट्रेट्स के अगर उसके साथ एसोसिएटेड है तो वहाँ पे हेल्प करते हैं मूड स्टेबलाइजर्स, ताकि जो इमोशनल कलाप्स की वजह से इस तरह के साइकिल में फंस रहे हैं वो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा नैल्ट्रेक्सोन जो है वो हम देते हैं, ओपियोइड एंटेगनिस्ट, वो समटाइम्स हेल्प करता है। जो अर्जेस होती हैं ना या कंपल्सिवनेस होती है उसके अंदर आपको हेल्प कर सकता है वो, और क्रेविंग ड्रिवन जो गैम्बलिंग होती है उसके अंदर वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो ये कुछ जो मेडिकेशंस या ड्रग्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं अलॉन्ग विद दी जो अदर साइकोथेरेपी या अलग जो थेरेपीज़ हैं उसके साथ, इट कैन हेल्प यू। सही। तो ये होगी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के नॉट ओनली द मीजोलिम्बिक पाथवे, मतलब कि रिवॉर्ड पाथवे सिर्फ हाईजैकिंग नहीं होती, बल्कि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो एनिमल ब्रेन है, उसकी हाइपर एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। और जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी कह लें कि डिक्रीज़ हो जाएगी और लिम्बिक सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। इंसुलर डिस्टॉर्शन आती है जिसमें नियर मिस इफेक्ट डिस्कस किया। और जो एक बात देखने को मिलती है कि इस डिज़ीज़ के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी मौजूद है, जो आपने डिस्कस किया कि फर्स्ट जो रिलेटिव्स हैं तो उनके अंदर देखने को मिलती है। कोमॉर्बिड्स के अंदर बाइपोलर का जिक्र किया, ADHD, सब्सटेंस अब्यूज़, SUD मतलब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, और जो क्लस्टर बी पर्सनैलिटी टाइप्स हैं उनके अंदर भी ये बिकॉज ऑफ रेज्ड इम्पल्सिविटी ये देखने को मिलती है। बाकी डायग्नोसिस की जो बात है कि एक गैम्बलिंग को डिफरेंशिएट करना विद गैम्बलिंग डिसऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बंदा अगर रिक्रिएशन के लिए सिर्फ कर रहा है कि उसने फिक्स रखा हुआ है कि इसी अमाउंट के साथ मैंने गैम्बल करना है, इसी कह लें इसी टाइम फ्रेम के अंदर मैंने गैम्बल करना है, मतलब कि उसकी सेल्फ लिमिटेशन है, उसका कंट्रोल है, तो वो गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर नहीं आएगा। अगर गैम्बलिंग से उसकी लाइफ के अंदर डिसफंक्शनैलिटी नहीं आ रही, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो सोशल, फिज़िकल और मेंटल हो, तो वो डिसऑर्डर नहीं कहलाएगा। इट इज़ जस्ट ए रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर ऑन द सेम एंड कि अगर गैम्बलिंग की वजह से, चाहे वो छोटी है, चाहे वो उसके अंदर इतना लॉस भी नहीं है, इवन गेन है, लेकिन उसकी वजह से उनकी लाइफ अफेक्टेड है, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे वो उनका फिज़िकल या मेंटल एस्पेक्ट हो, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिसऑर्डर और उसके लिए फिर ट्रीटमेंट मौजूद है। डॉक्टर रहमान ने ज़िक्र किया मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई रूमिनेशन जारी है, कोई ओवर थिंकिंग जारी है, कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, तो उसके लिए हम एंटी डिप्रेसेंट SSRI भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मूड रेगुलेटर्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर पे अगर क्रेविंग्स जो मेन इशू है, तो उसके लिए एंटी क्रेविंग मेडिकेशन जैसे नैल्ट्रेक्सोन है वो इस्तेमाल की जा सकती है। अब हम जानेंगे थोड़ा सा कि थेरेपीज़ और जो साइकोथेरेपीज़ हैं बेसिकली, कि जो बातें करके जो पेशेंट को हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जो बेहतर बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या-क्या थेरेपीज़ हम इन्वॉल्व कर सकते हैं स्पेसिफिकली फॉर जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर है, उसके अंदर पेशेंट की कैसे हम मदद कर सकते हैं। तो ये हम जानेंगे फ्रॉम आवर साइकोलॉजिस्ट मिस अनुषा। तो मिस अनुषा, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या-क्या थेरेपीज़ एक तो एक गैम्बलिंग डिसऑर्डर पेशेंट के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं और क्या-क्या प्रोग्नोसिस वाइज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उन थेरेपीज़ में? जी। जी, जब हम गैम्बलिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टॉपिंग गैम्बलिंग, इट्स अबाउट चेंजिंग थिंकिंग एंड द बिहेवियर पैटर्न्स एन इंडिविजुअल हैज़। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपकी CBT आ जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर मेजर टारगेट होते हैं। सो इट्स व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू डू। सो हम इन 3 चीज़ों को टारगेट करते हैं CBT के अंदर। सो इसके अंदर सबसे पहले हम अपने जो आइडेंटिफिकेशन होती है CBT के अंदर, कि हम पहले अपने उस थॉट को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर थॉट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम उसको चैलेंज करते हैं।
फिर चैलेंज करने के बाद द थर्ड स्टेप इज़ टू रिप्लेस दैट थॉट. नाउ इट कैन बी अ थॉट, इट कैन बी अ फीलिंग एंड इट कैन बी अ बिहेवियर. ठीक है, क्योंकि ये 3 चीज़ें हम CBT के अंदर सही। फोकस रखते हैं. तो हमने उसको रिप्लेस कर देना होता है किसी पॉजिटिव थॉट के साथ. सो बेसिकली CBT इज़ थॉट रिकंस्ट्रक्शन, यू कैन से, which helps an individual with gambling disorder. फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है इम्पल्स डिले ट्रेनिंग. इम्पल्स डिले ट्रेनिंग के अंदर जिस तरह हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो या कोई भी अर्ज हो, वो एक वेव के अंदर आती है, और वो जो वेव होती है वो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं करती. हुँ, तो उसके अंदर जिस तरह हम अपने एडिक्शन के जो पेशेंट्स हैं, जो ड्रग्स की डिपेंडेंस से एडिक्टेड होते हैं, उनको भी हम बताते हैं 4Ds: डिले, डिस्ट्रैक्ट, डिस्टॉर्ट, डिस्टेंस. फिर हम 4Rs की बात करते हैं: रिप्लेस, रीएट्रीब्यूट. ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. तो अर्ज सर्फिंग के अंदर भी हम यही करते हैं कि बिल्कुल। 15 से 20 मिनट हम उस इंसान को गाइड करते हैं कि इन दैट मोमेंट आपने कैसे उनको लेके चलना है कि जब कोई अर्ज आ गई हुई है, जब कोई क्रेविंग आ गई हुई है, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफ़ाई करते हुए उस क्रेविंग को आइडेंटिफ़ाई करें, और जो हाँ. अर्ज है, अगर आ गई है तो उसको अर्ज सर्फिंग करना सीखें कि हुँ. अपने स्किल्स के थ्रू. हाँ, और जो स्किल्स जिस तरह मैंने आप बात की है 4Ds की, जो मैंने बिल्कुल। बात की है, उसके अंदर हम यही कहते हैं, आप या तो डिस्ट्रैक्ट कर लें अपने आप को विद एनीथिंग दैट यू थिंक विल हेल्प यू, या फिर आप उस चीज़ से डिस्टेंस कर लें, या आप डिले कर लें, आप नेम कर दें कि मैं इस टाइम पे इस बारे में सोचूंगा. फिर उसके बाद हमारा क्यू एक्सपोजर आ जाता है. जिस तरह हम एक्सपोजर थेरेपी की बात करते हैं, इन आवर पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जितना हम उस चीज़ से एक्सपोजर देते हैं, उसकी मैनेजेबिलिटी उतनी क्रिएट होती है. मतलब आप एक इन्वेंट्री क्रिएट करते हो, जिस तरह बेटिंग ऐप्स हो गई, ऑनलाइन जिस तरह गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. तो हम कहते हैं कि इसका एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा हो. सो क्यू एक्सपोजर आपकी मैनेजेबिलिटी, आपको एक इन्वेंट्री क्रिएट करने का मौका दे देता है कि जब आपके सामने, क्योंकि हम हमेशा तो नहीं उन ट्रिगर्स से छुपे रहते हैं, हुँ, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ का एक्सपोजर कर लेते हो ऑलरेडी, so that you already have an inventory plan for yourself. फिर इसके बाद मैं ये नहीं कह रही कि प्रोटेक्टिव बैरियर्स ही होने चाहिए. प्रोटेक्टिव बैरियर्स होने चाहिए इन द स्टार्ट. जिस तरह हम अर्ली रिकवरी में जब एडिक्शन की बात करते हैं, हम कुछ स्टैंड्स रखते हैं कि इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपने इन स्टैंड्स को फॉलो करना है. तो इसी तरह इसके अंदर प्रोटेक्टिव बैरियर्स होना भी इम्पॉर्टेंट है. फिर इसके अंदर टाइम स्ट्रक्चर भी आ जाता है कि जो स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जब गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा होती है या वीकेंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम के अंदर आप अपनी एक स्ट्रक्चर आप दे लो उस स्पेसिफिक टाइम के लिए. लाइक कोई एक रूटीन आप क्रिएट कर लें जो कि आपको हेल्प आउट करेगी गैम्बलिंग से दूर रहने के लिए, और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन दैट यू हैव, ड्रग हो गई या कुछ भी हो गए. सो आप उसको एक स्ट्रक्चर दे लो, एक रूटीन के अंदर आ जाओ. सो इट्स बेसिकली मेजर जो ट्रीटमेंट हमें हेल्प करती है वो यही है, जो जितनी भी थेरेपीज़ आ जाएँ या जितने भी वेज़ आ जाएँ, सो इट्स लाइक पॉज़ इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑन द रिफ्लेक्स. तो ये सब सही। चीज़ें आ जाती हैं इसकी ट्रीटमेंट. बिल्कुल। तो इस तरह हम फिर जो साइकोथेरेपीज़ हैं रिगार्डिंग गैम्बलिंग वो कर सकते हैं विद द पेशेंट्स, और उनको भी हेल्प कर सकते हैं. इसमें साथ-साथ जैसे सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है, एडिक्शन है, उसके अंदर देखने को मिलता है कि नॉट ओनली द पेशेंट बट देयर फैमिलीज़ आर अफेक्टेड एज़ वेल. तो फैमिलीज़ को भी कुछ ना कुछ एजुकेशन देने की ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई स्किल्स सिखाने की ज़रूरत पड़ती है. तो जो फैमिली सिस्टम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं. क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था. झूठ बोलती हो तुम. मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे. शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गैम्बलिंग डिसऑर्डर को। ब्रेक पे जाने से पहले हमने सारा डिस्कस किया कि किस तरह कोग्निशन मतलब कि सोचें अफेक्ट होती हैं, बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं, और जो न्यूरो बायोलॉजी है और जो बायोकेमिस्ट्री थी मतलब कि ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। हमारा जो रिवॉर्ड पाथवे है वो हाईजैकिंग की वजह से ख़राब हो जाता है, और इवन के जो लिम्बिक सिस्टम है उसकी हाइपर एक्टिवेशन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिमिनिश हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं जिसके अंदर बीमारी प्रोग्रेस करती है, और जो लॉस ऑफ कंट्रोल और ब्लंटिंग इफेक्ट आता है कि इवन के गैम्बलिंग करके भी डोपामिन जो रश है वो क्रिएट नहीं हो रहा होता। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं विद सब्सटेंस एडिक्शन, लेकिन जो नॉन सब्सटेंस एडिक्शन है, नॉन केमिकल एडिक्शंस हैं, उसके अंदर इसको कैटेगराइज किया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका जो इफ़ेक्ट है ऑन फैमिली क्या आता है, और फैमिलीज़ के लिए क्या क्या थेरेपीज़ इन्वॉल्व की जाती हैं, किस तरह उनको साइको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, क्या क्या स्किल्स उनको दिए जाते हैं ताकि वो अपने पेशेंट का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि मिस आमना आप थोड़ा-सा हमें गाइड करें और बताएँ हमारे व्यूअर्स को कि फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले जब हम बात करते हैं गैम्बलिंग डिसऑर्डर की, तो इस गैम्बलिंग डिसऑर्डर से जो है वो सिर्फ गैम्बलर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। जिसमें कि सबसे पहले इफ़ेक्ट होती है पार्टनर प्रिविलेजनेस, जिसमें कि उनके स्पाउस जो होते हैं, उनके घर वाले जो होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनका एटीएम कार्ड चेक कर रहे होते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा बर्डन में आ जाती हैं, स्ट्रेस में आना शुरू हो जाती हैं, और ये डिज़ीज़ जो है वो आगे प्रोलॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद सेकंड हमारा आता है कि अकोमोडेशन साइकिल, और फैमिलीज़ इसमें बहुत बड़ी ये गलती करती हैं कि पेशेंट जो गैम्बलर होता है उसको अकोमोडेशन दे रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको पैसे दे देती हैं, या फिर उसको जो है वो कोई गाड़ी ले देती हैं कि अब ये ठीक हो जाएगा, अब ये बेहतर हो जाएगा। लेकिन इससे ये डिज़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप देखा जाता है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स आ जाते हैं, जिसमें कि पेशेंट के ऊपर जो है वो फैमिलीज़ शक करना स्टार्ट कर देती हैं कि ये हर बात पर जो है वो मुझसे गुस्सा करता है, मुझसे बात नहीं करता। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आना रिलेशनशिप में आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कि फैमिलीज़ जो है वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देती हैं, और पेशेंट जो हैं, जो गैम्बलर्स होते हैं, वो घर से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, बात नहीं सुनते। ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि इसके अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाती है फाइनेंस में, कि बिल पे नहीं होता, और कभी बिल पे होता है या नहीं होता, कभी जो है वो घर की ग्रोसरी या घर की आइटम्स जो हैं वो नहीं लाई जाती। तो जो गैम्बलर्स होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो ऑन करना स्टार्ट नहीं करते, जिससे कि फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में आती हैं और परेशान होती हैं कि इस पर्सन को, इस गैम्बलर को क्या हो गया है कि अब ये ऐसी ज़िम्मेदारियाँ क्यों नहीं ले रहा। और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इनके बच्चों पे भी देखा जाता है, जिसमें कि बच्चे अपनी एज से पहले जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते, और उनकी वजह से जो है वो उनके स्कूल्स और उनके एकेडमिक वगैरह जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फैमिलीज़ के ये जो रवैये होते हैं, अकोमोडेशन करना और उनका जो है वो साथ देना इन सब चीज़ों में, लेकिन वो अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, और उनको समझ नहीं आ रही होती कि लाइक वो ये ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन इससे जो है वो इसकी डिज़ीज़ जो है, ये डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, बल्कि कम नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो अडैप्टिव बाउंड्रीज़ हमें बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि हम हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएँ, जिसमें कि फैमिलीज़ को हम ये बताते हैं कि दैट गैम्बलर डिसऑर्डर जो है वो डिफरेंट है, और पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सन है। तो सबसे पहले ये फैमिलीज़ को समझने की ज़रूरत है कि फैमिलीज़ ने, हम जो बात भी करते हैं एडिक्शन डिसऑर्डर में भी, कि 2 रवैयों को बिल्कुल नहीं अपनाना। एक रवैया है इनेबलिंग, और द सेकंड इज़
प्रोवोकिंग, कि हम अगर जब भी हम इनेबलिंग करते हैं तो इससे भी डिज़ीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और अगर हम प्रोवोक करते हैं पेशेंट को, गैम्बलर को, तो इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिज़ीज़ बढ़ने की तरफ जाती है। तो सबसे पहले फैमिलीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक फैमिली डिज़ीज़ है, और इससे फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं, और उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। तो सबसे पहले तो हम उनको डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इसका ये डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट है, ये बीमारी जो है वो लाइफ़ लॉन्ग है, क्रॉनिक है, हुँ, ज़िंदगी के साथ-साथ चलने वाली है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो। ये मैनेजेबल डिज़ीज़ है, लेकिन लाइफ़ लॉन्ग चलेगी। तो इसके लिए हमने हेल्दी बाउंड्रीज़ रखनी है फैमिलीज़ और पेशेंट के दरमियान में, और उसके बाद जो है वो हमने ये भी करना है कि हमने पेशेंट को हर वक़्त ये नहीं कहना कि तुम बुरे हो, तुम ऐसा करते हो, बल्कि हमने उसको सपोर्टिव रोल देना है और उसके साथ मदद करनी है उसको इस चीज़ों से निकलने के लिए। तो हमने फैमिलीज़ को यही बताना है कि एक पर्सन और उसकी डिज़ीज़ दोनों अलग-अलग हैं। इसी तरह जो है वो रिकवरी का सफ़र स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से फैमिली चलती हैं और अपने लव्ड वन को एक गैम्बलिंग डिसऑर्डर के साथ-साथ मैनेज करती हैं। तो अगर इसमें कोई भी रुकावट आ रही हो, कोई भी इस तरह का खराबी आ रही हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एट द स्टेज ही, एट द स्टार्ट ही उसे अ, ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं जो गाइड कर रहे होते हैं कि आप इस तरह कर लें, आप इस तरह कर लें, इस तरह बात ना करें। जो आपका पॉइंट है वो इस तरह इन अल्फाज के अंदर आप अपने पेशेंट को बयान कर लें, ताकि पेशेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू फर्दर इनटू शेम एंड डिप्रेशन वो उससे रिकवर कर सके। तो अब बात आती है प्रोग्नोसिस की, कि ट्रीटमेंट हो गई पेशेंट की, वो मेडिकल मैनेजमेंट भी, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी, अब वो अ, वापस अपनी लाइफ के अंदर फंक्शनैलिटी में आ गया है। तो रिलैप्स के क्या चांसेस हैं? रिलैप्स किन वजूहात की वजह से कॉमनली देखने को मिलता है? किस तरह उसको प्रिवेंट किया जा सकता है? तो ये मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रहमा आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि इन गैम्बलिंग डिसऑर्डर पर्टिकुलरली जो रिलैप्स रेशियो है या रिलैप्स टर्नओवर है वो क्या है, और किस तरह उसको प्रिवेंट किया जा सकता है? अच्छा, प्रोग्नोसिस जिस तरह से हमने डिस्कस किया है पहले भी कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक फार्माकोथेरेपी के थ्रू हम इसको देख सकते हैं, साथ में हम साइकोथेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों चीज़ें जो कंबाइंड होंगी तो वो अल्टीमेटली गुड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जिस तरह किसी भी साइकाइट्रिक इलनेस के अंदर है। फिर पेशेंट अगर अपने ट्रिगर्स को मैनेज करना सीख जाए या वो आइडेंटिफाई करना सीख जाए कि किस तरह से मैंने अपने सिम्टम्स को मैनेज करना है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप फाइनेंशियल जो है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड है, तो अगर फाइनेंशियल उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए या किसी स्ट्रक्चर रखा जाए तो वो हेल्प करेगा। तीसरा इसमें यह है कि फ़ैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह किसी भी डिज़ीज़ में हम कहते हैं साइकाइट्रिक इलनेस में कि फ़ैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत मैटर करती है, इस तरह इसके अंदर भी जो है फ़ैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है इन द प्रोग्नोसिस डिटर्मिन करने में कि वेदर पेशेंट जो है वो रिकवरी में रहेगा या नहीं रहेगा। फ़ैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेडिकेशन एक पार्ट है, साथ में जो है साइकोथेरेपी एक पार्ट है या बिहेवियरल थेरेपी, और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ैमिली इन्वॉल्वमेंट, और तीसरी चीज़ ये है कि फ़ाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो एक बनाएं कि कम लिमिटेड अमाउंट दी जाए उन्हें, या मतलब जो भी फाइनेंशियल उनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई जाएँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज के अंदर जिस तरह हम कहते हैं सब्सटेंस यूज़ में भी पेशेंट का उतना कंट्रोल नहीं स्ट्रॉन्ग होता, एंड इट विल टेक टाइम। तो इसी तरह इसके अंदर भी इट विल टेक टाइम फॉर द न्यूरल पाथवेज और ब्रेन की रिकवरी में। तो हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाएं और कुछ लिमिटेशंस लगाएं। अब रिलैप्स की जहाँ तक बात है, जिस तरह एडिक्शन के अंदर भी हम बात करते हैं कि रिलैप्स जो है वो एक मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, वो एक प्रोसेस है। और उसके अंदर क्या होगा कि ट्रिगर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, अगर हम देखें तो ट्रिगर ये हो सकता है कि कोई आपको दोस्त मिल जाए वैसा, यानी वो इसी तरह फ्रेंड्स मिल जाए स्लिपरी, वो हो सकते हैं ट्रिगर। इसके अलावा कुछ सीजन्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ स्पेसिफिक सीजन्स के अंदर ज़्यादा होते हैं या वीकेंड्स पे ज़्यादा होता है, तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, वो ट्रिगर बन सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ह्यूमिलिएशन है या कोई उन्हें ऐसी शेम की फीलिंग्स उनके अंदर इंड्यूस कर दे, तो दैट कैन ऑल्सो सर्व एज अ ट्रिगर, और वो रिलैप्स की तरफ लेके जा सकता है। यानी ये वो हैं चीज़ें जो एक तरह से आपको बताएंगी कि इस फेज़ के अंदर पेशेंट जो है वो वनरेबल है, तो उसकी ज़्यादा केयर या ज़्यादा उसमें फैमिली सपोर्ट रिक्वायर्ड है, और उसको पेशेंट को भी खुद ऐसे इंसाइट होनी चाहिए कि ये चीज़ें मैंने कैसे मैनेज करनी है। इसी तरह अगर उसके अंदर एकदम से उसको बहुत ज़्यादा हम दे दें पैसे, तो दैट कैन ऑल्सो सर्व एज अ ट्रिगर। अगर बहुत ज़्यादा उसके पास इनकम आ जाए,
तो वो भी उसको मिसयूज़ कर सकता है। अगर कोई मतलब फैमिली नहीं है साथ में या कोई मेंबर नहीं है जो चेक एंड बैलेंस रखे, तब भी हो सकता है। तो ये सारे जो है वो ट्रिगर्स हैं जो कि रिलैप्स की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर क्या हो सकता है? फिर ये होगा कि जो उसके साइकिल्स, अगर वो पहले हफ्ते में 2-3 बार ऐसे हो रहा था, तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह लार्जर बेट्स होंगी, रिस्कियर बिहेवियर होगा ज़्यादा, तो ये इसकी वजह से हो जाएगा। साथ में उसका जो इमोशनल कलैप्स है वो भी होगा, साथ में फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, रिलेशनशिप लॉसेस भी होंगे। तो ट्रीटमेंट की वजह से ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन रिलैप्स का रिस्क जिस तरह किसी भी डिजीज में रहता है साइकाइट्रिक, तो इसमें भी रहेगा ही। लेकिन एज लॉन्ग एज स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए तो इट विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। और इसके अंदर ये एक और चीज़ जो है, जो इसके साथ एक तरह से लिमिटेशन कह सकते हैं, एक डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट आता है, वो सुसाइड का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है इसके साथ। क्योंकि कोई भी साइकाइट्रिक इलनेस, जैसे अगर हम सब्सटेंस यूज़ की बात करते हैं, वो भी और बाकी भी कोई इलनेसेस, वो क्या करते हैं, एक टैबू समझा जाता है उनको, उनके साथ एक शेम का एलिमेंट एसोसिएटेड होता है। तो अगर जो है किसी को ये फीलिंग्स जनरेट हो जाएँ, तो उसके अंदर होपलेसनेस भी आएगी, उसके अंदर ये फीलिंग भी आएगी कि मेरी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली भी या किसी भी एस्पेक्ट से, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम देखें तो एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब कोई बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग के अंदर इन्वॉल्व होगा तो फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। ये भी हो सकता है कि वो किसी के कर्जदार हो जाएँ उस दौरान, उस प्रोसेस में। और ये भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी उनको एक तरह से थ्रेटनिंग शुरू कर दे। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है फॉर द फैमिली, फॉर द पर्सन एज वेल। तो ये जब सारी सिचुएशन होती है, एक तरह से स्ट्रेसर की तरह एक्ट करेगी, तो ये सुसाइड की तरफ लेके जाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हुँ, जो सुसाइड रिस्क स्क्रीनिंग है ना, वो बहुत मैंडेटरी है इस तरह के पेशेंट्स के अंदर, कि आप देखें कि उनका, अब अगर वो नहीं भी हैं गैम्बलिंग के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व, तो क्या ये फीलिंग्स जनरेट तो नहीं हो रही उनके अंदर, या इस तरह की कोई फीलिंग्स तो नहीं आ रही कि वो अपनी लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहे, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट, होपलेस हैं, सेल्फ वर्थ नहीं है, सेल्फ इस्टीम लो है, क्योंकि इट विल इंक्रीज द सुसाइड रिस्क। और इट हैज़ बिन रिपोर्टेड के सुसाइडल रिस्क जो है वो गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। उसके अलावा अगर हम देखें इसके अंदर कि अगर हम क्या चीज़ें जो है बेनिफिशियल हैं, या फिर जो है नेसेसरी प्रिवेंटिव मेजर्स जिन्हें हम कहते हैं, या फिर जिस तरह हम रिलैप्स प्रिवेंशन प्लानिंग की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स का जॉइंट अकाउंट्स बना लें, ताकि कोई दूसरा बंदा मॉनिटर कराओ, थर्ड पार्टीज़ मतलब जैसे फैमिली है वो हुँ, मॉनिटर कर सकती है इस तरह की चीज़ों को। फिर उसके अलावा हम उसके अंदर ये कर सकते हैं कि उनका ऑनलाइन एक्सेस रिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा कर दें, क्योंकि जिस तरह अभी हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि यस। फ़िज़िकली हो रहा हो, ये भी हो सकता है ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ है उस पे इन्वॉल्व हो। हुँ, तो जो सोशल मीडिया एक्सेस है वो थोड़ा सा लिमिट किया जा सकता है, तो इट विल हेल्प। उसके अलावा अगर कोई मेडिकेशन हेल्पफुल है उनके लिए, या उनकी कोमॉर्ब कंडीशन है, तो उसके लिए अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो कंप्लायंस इंश्योर की जाए, फॉलोअप है, या रिपीट पैटर्न्स हो रहे हैं वही दोबारा, तो उनको जो है वो उनके जो भी काउंसलर हैं उनके पास लेके जाया जाए। इसके अलावा एक लिमिटेड, मतलब जैसे प्रीपेड सर्विसेज होती हैं मोस्टली, वो बिल्कुल। इंट्रोड्यूस कराई जा सकती हैं, कि ताकि उनको पता हो कि एक लिमिटेड अमाउंट ही मेरे पास अवेलेबल है, एंड आई हैव हुँ, टू मैनेज इन दीज रिसोर्सेज ही। तो लिमिटेशन एक तरह से इनिशियल फेज़ के अंदर इट इज़ मैंडेटरी कि थोड़ा ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखा जाए, फ़ोन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, बैंक अकाउंट्स या सारा कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से ना हो। और रिकवरी जो है वो इस तरह से, मतलब अगर कोई कह दे कि मैं अगर रिकवरी में रहता हूँ, आई विल प्रॉमिस कि मैं नहीं करूँगा, तो इट इज़ नॉट अबाउट प्रॉमिस। आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए हर चीज़ के पीछे, क्योंकि पेशेंट्स तो अक्सर कहेंगे और उनकी इंटेंट भी यही होती है कि हमने ठीक होना है, लेकिन क्योंकि हमने कहा कि न्यूरो एडेप्टिव प्रोसेस है और एक तरह से आपके पाथवेज के लेवल पे डैमेज हुआ होता है, तो फॉर रीट्रेनिंग पर्पसेस प्रोमिस वोंट हेल्प। तो आपको जो है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड रहना, या एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर समझा जाता है कि रिकवरी जो है वो सिर्फ ये है कि सारा कुछ ठीक हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ जाए पेशेंट की, और इमोशनली वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, हर चीज़ पे सही रिएक्शन देने लग जाए, और हर चीज़ कंट्रोल हो जाए, मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट लाइफ हो जाए। तो रिकवरी इज़न्ट अबाउट दैट, वो ये है कि आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएंगे, जो आपको ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो नहीं आएंगे। उसके अलावा आपकी लाइफ मैनेजेबल हो जाएगी, जो इमोशनल कंट्रोल नहीं था, आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं था, वो आपको दोबारा आना शुरू हो जाएगा, सेल्फ इस्टीम दोबारा से बेहतर होने लग जाएगी, गिल्ट शेम की फीलिंग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होने लग जाएंगी। तो रिकवरी ये नहीं है कि परफेक्शन की तरफ हम चले जाएंगे, लेकिन जो डिसफंक्शनैलिटी का एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ एक्चुअल रिकवरी। सही। तो इस तरह हम एक तरह से रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम पहले से ही बना सकते हैं। उनकी मैनेजमेंट के अंदर ही उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आपके जो रिलैप्स के चांसेस हैं, वो इन वजूहात की वजह से इंक्रीज़ हो सकते हैं और ये काम करने से आप उनको बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो सब व्यूअर्स थे उन्होंने
आज के दिन गैम्बलिंग डिसऑर्डर के मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानी होगी और पहचानना होगा कि गैम्बलिंग और गैम्बलिंग डिसऑर्डर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। गैम्बलिंग जो मार्केट है ऑन इट्स ऑन अपना पर्सनल व्यू हो सकता है कि वो होप देती है, कोई उम्मीद देती है और लोगों को तबाह कर देती है, ये अपना पर्सनल व्यू हो सकता है। लेकिन एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो डिसऑर्डर बन जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो कोई किरदार की ख़राबी नहीं है, वो कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि एक बीमारी है और बीमारियों का इलाज होता है। इलाज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंटिफिक रिसर्च्ड व्यू से होता है, जिसमें मेडिसिन इस्तेमाल होती है, जिसमें थेरेपीज़ इस्तेमाल होती हैं, एजुकेशन का सहारा लिया जाता है, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स और रिलैप्स प्रिवेंशन जो स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो आपका, तो ज़रूर हमसे शेयर करें, हमें कमेंट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, ऑन यूट्यूब, ऑन जो फेसबुक है। अपने कमेंट सेक्शन में अपना इनपुट, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी 24/7 अवेलेबल है, उस पे अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं तब, ताकि हम आपके मैसेज को भी, आपके इनपुट को भी अपने शो का पार्ट बना सकें। तो आज के दिन इतना ही। सब अपना ख़्याल रखें और जो अवेयरनेस है वो लेते रहें और शब ख़ैर।